Welcome back to all of you in Sanjay Pandey classes. My name is शैलेंद्र द्विवेदी, I teach physics. तो बच्चों आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं. वेव ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 3, ठीक है. और इसके पहले हमने लाइट वेव का या किसी भी वेव्स का अगर इंटरफेरेंस होता है, क्या होता है? इंटरफेरेंस. तो इंटरफेरेंस के लिए दो कंडीशन ने बताया है. एक पाथ डिफरेंस कितना हो, n लैम्डा हो, और जब पाथ डिफरेंस 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 हो. ये दो कंडीशन बनते हैं. 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 का मतलब वहां पर हमारा डार्क स्पॉट दिखाई पड़ेगा, मतलब डार्क बैंड मिलता है, मतलब वहां इंटेंसिटी बिल्कुल क्या होती है? मिनिमम होती है. और जब n लैम्डा पाथ डिफरेंस होता है तो वहां पे इंटेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है. ये होता है इंटरफेरेंस. मतलब इंटरफेरेंस तो आप जान ही चुके हो कि कुछ पॉइंट्स पर मैक्सिमम इंटेंसिटी और कुछ पॉइंट पर मिनिमम इंटेंसिटी. इसी को हम लोग क्या कहते हैं, है ना, इंटरफेरेंस. इसका हमने यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ा दिया है क्या आप लोग को? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ लिया है, YDSC, है ना. उसमें 2 स्लिट उन्होंने लेकर एक्सपेरिमेंट किया, कितना विड्थ क्या क्या था, तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा दिया है, ठीक है. तो आज हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसमें पाथ डिफरेंस जो n लैम्डा है या 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, ये दोनों पाथ डिफरेंस ब्राइट और डार्क के लिए कितना कितना होंगे, मतलब किसके बराबर होगा पाथ डिफरेंस जिससे कि इंटरफेरेंस हमारा हो रहा है, ठीक है ना. उससे पहले हम जानेंगे कोहेरेंट सोर्स क्या होता है और इनकोहेरेंट सोर्स क्या होता है. तो हेडिंग रहेगा कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेस. ये हेडिंग हमारी रहेगी, कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेस. डाली हेडिंग कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेस. ये सोर्सेस का मतलब लाइट सोर्स से, सोर्सेस का मतलब लाइट सोर्स जिससे लाइट वेव्स निकले, ठीक है ना, जिनकी फ्रीक्वेंसी सेम हो. क्या सेम हो? हाँ, जो ऐसे सोर्स दो जिससे लाइट निकल रही हो, लाइट वेव्स निकल रही हो और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या हो? सेम हो. और दोनों सोर्सेस के बीच जो फेज डिफरेंस हो वो कांस्टेंट रहे या जीरो हो, ठीक है ना. तो ऐसे सोर्सेस क्या कहेंगे हम? कोहेरेंट सोर्सेस. और जिनके बीच फेज डिफरेंस जीरो ना हो या कांस्टेंट ना हो तो वो क्या होगा? इनकोहेरेंट. यही डेफिनेशन लिखना है, ठीक है ना. तो इसमें लिखेंगे डेफिनेशन, टू लाइट सोर्सेस emit continuous light waves of same frequency with zero or constant phase difference, comma, they are called coherent sources. ठीक है ना. पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, एंड व्हेन टू सोर्सेस डू नॉट emit light waves with zero or constant phase difference,
then they are called incoherent sources. उन्हें हम लोग कहते हैं इनकोहेरेंट सोर्सेस। बोलो क्लियर है? जो यंग डबल स्लिट में एक्सपेरिमेंट में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो S1 और S2 हैं वो सब क्या है? दोनों कोहेरेंट सोर्सेस हैं। तो आप एग्जांपल लिख सकते हो, एग्जांपल इन YDSC slits S1 and S2 are coherent source। ये क्या है? कोहेरेंट सोर्सेस हैं। ठीक है, YDSC में मतलब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो हमारे पास S1 और S2 स्लिट्स हैं वो क्या है? कोहेरेंट सोर्सेस हैं। बोलो क्लियर है? और इसमें जो हमने इंटेंसिटी कैलकुलेट किया था 2√I1 I2 cos phi, इस पूरे को हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। क्या बोलते हैं? 2√I1 I2 cos phi, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, इंटरफेरेंस पैटर्न, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये था कोहेरेंट के बारे में और इनकोहेरेंट के बारे में। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, बोर्ड एग्जाम में, या एग्जाम्पल MCQ में भी दे सकता है, कोहेरेंट सोर्स का प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए। तो प्रॉपर्टीज यही होना चाहिए कि सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट वेव निकाले, दोनों के बीच फेज में डिफरेंस 0 है, अगर है फेज डिफरेंस तो भी उस टाइम के साथ कांस्टेंट रहे, वो चेंज ना हो। क्लियर? समझ में आ गया? ऐसे सोर्सेस क्या बोलेंगे? कोहेरेंट सोर्सेस। और उससे हम लोग इंटरफेरेंस बहुत बढ़िया देख पाते हैं, पैटर्न क्लियर दिखाई पड़ता है हमें। ठीक है ना? तो ये था कोहेरेंट सोर्स के बारे में। अब हमें कैलकुलेट करना है, जो जब पाथ डिफरेंस 0 होता है तो वहां पे क्या बनता है? जब पाथ डिफरेंस 0 हो, मतलब फेज में डिफरेंस 0 हो, तो वहां पे क्या इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी कि मिनिमम होगी? आप कहोगे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, तो वहां पे क्या बनेगा? वहां ब्राइट लाइट का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, मतलब ब्राइट स्पॉट दिखाई पड़ेगा, ब्राइट बैंड दिखाई पड़ेगा, है ना? और उसके दोनों तरफ क्या रहेंगे? अल्टरनेट सीक्वेंस में ब्राइट डार्क बनेंगे, है ना? तो यहां पे जो बन रहा है 0 फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस 0 होने पर जो ब्राइट बन रहा है उसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। क्या बोलते हैं? तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से इस साइड या इस साइड, किसी भी एक साइड, दोनों तरफ बनता है। तो किसी एक साइड किसी भी डार्क या किसी भी ब्राइट का पोजीशन बताना है। क्या बताना है? पोजीशन, मतलब कितना दूर है सेंट्रल वाले से, हमें ये पोजीशन कैलकुलेट करना है। और साथ ही साथ हमें उन सभी ब्राइट या डार्क फ्रिंजेस की विड्थ भी कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है? विड्थ। तो सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे क्या? पोजीशन। क्या कैलकुलेट करेंगे? पोजीशन। तो हेडिंग रहेगा पोजीशन ऑफ nth ब्राइट एंड डार्क, nth ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ठीक है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से हमारा जो डार्क बनेगा या ब्राइट बनेगा वो कितनी दूर बनेगा, कितनी दूरी पर बनेगा, कितना डिस्टेंस पर बनेगा, इसे बोलते हैं पोजीशन। पोजीशन मतलब समझ में आ रहा है ना? जैसे हमने कहा कि ये सेंट्रल है, अब यहाँ पे ब्राइट बन रहा है, तो ये जो मतलब 8वां, यहाँ से कितना 8वां नंबर पे, मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 8वां, इसकी पोजीशन क्या है, मतलब ये कितना दूर है यहाँ से, यही पोजीशन कैलकुलेट करना है। ये 8वां ब्राइट हो गया। अभी कुछ छापना नहीं, मैं समझा रहा हूँ सिर्फ ऐसे। और मान लो कोई यहाँ पे डार्क है, यहाँ पे चौथा डार्क है,
तो चौथा डार्क यहां से कितना दूर है, तो ये डिस्टेंस निकालना है। तो यही डिस्टेंस निकालने को हम लोग कहते हैं पोजीशन। क्या कहते हैं? पोजीशन। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, पुटअप होते हैं आपके नीट के एग्जाम में भी, बोर्ड के एग्जाम में भी, ठीक है ना, पोजीशन कैलकुलेट करना, ठीक है। एमसीक्यू में क्वेश्चन देता है इसके इंटरफेरेंस के। तो क्या करेंगे हम, वही यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पूरा सेटअप लेंगे, है ना। उसमें स्लिट दिखाएंगे, S1 और S2 दिखाएंगे, स्क्रीन रखेंगे, शॉर्ट डायग्राम लेकर के हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो NF का मतलब कोई भी, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ कुछ भी, NF, इसलिए हमने NF जनरलाइज करने के लिए NF ले लिया है, क्लियर ना। NF का मतलब कोई भी हो सकता है, चौथा, पांचवा, 10वां, 12वां, है ना। तो चलो ठीक है, ये है आपका स्लिट S1, है ना, और ये है स्लिट S1 और ये स्लिट है S2, क्लियर। और ये है आपका ऑब्जर्वेशन स्क्रीन, टेढ़ा बन जा रहा है, ठीक है, क्लियर। ये क्या है आपका ऑब्जर्वेशन स्क्रीन। देखो स्केल नहीं है मेरे पास ना, इसलिए थोड़ा टेढ़ा बन रहा है, क्योंकि ये बोर्ड ठीक ठाक नहीं है, ऊपर खाबर उठा है, यहाँ बैठा है ना। तो ये स्क्रीन है, स्क्रीन यहां से कितना दूर है, हम सपोज कर लेते हैं कैपिटल D डिस्टेंस दूर है। कितना दूर है? कैपिटल D डिस्टेंस दूर है। यहां से लाइट आ रही है, वो सब हम नहीं दिखाने वाले, ठीक है ना। यहां से लाइट आ रही है, लाइट सोर्स है ना, मोनोक्रोमेटिक लाइट, वो लाइट यहां से आ रही है और यहां पड़ रही है, और यहां से लाइट इंटरफेयर करके यहां वही ब्राइट डार्क ऑब्टेंड हो रहा है, ठीक है ना। पूरा पैटर्न यहां से लेकर यहां तक भरा हुआ है, मान लेते हैं, क्लियर। यहां से पूरा लेकर के यहां तक पूरा भरा हुआ है, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, ये बढ़िया सा पैटर्न आपको दिखाई पड़ेगा, ठीक। तो हमें यह पता करना है कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज कहां पर मिलेगा। कोई अगर आपसे पूछे, ढेर सारे यहां पे अल्टरनेट ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क बना हुआ है, तो सेंट्रल मतलब जो सेंटर पे क्या बनेगा हमारा, ब्राइट फ्रिंज। सेंट्रल, सेंटर का मतलब कि स्क्रीन के सेंटर पे, ऐसा कभी मत करना, ठीक है ना। अगर सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज पूछा जा रहा है तो आप कभी भी स्क्रीन का सेंटर मत ले लेना, ये गलत है। हो सकता है कि इत्तेफाक से आ जाए सेंटर पे, वो अलग बात है, लेकिन सेंटर का मतलब स्क्रीन के सेंटर पे नहीं होगा। तब क्या होगा, तब कैसे पहचानोगे आप लोग कि कहां बनेगा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज? ये तो तुक्का लगा रहे हो ना, यहां से इधर 10 इधर काउंट कर लिया, 10 इधर, बीच में वाला सेंट्रल बन गया, है ना। तो इसका एक तरीका है, मैंने आपको पाथ डिफरेंस पढ़ाया है, ब्राइट के लिए भी और डार्क के लिए। तो ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, बोलो पढ़ाया है, 0 1 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, है ना। अच्छा, उसके लिए डार्क के लिए कहां से स्टार्ट है, λ/2। क्या डार्क के लिए 0 से स्टार्ट है? नहीं। इसका मतलब जो λ/2 है वो पहला डार्क है, और जो लैम्डा है वो किसके लिए है, पहला ब्राइट के लिए है। तो जो 0 पाथ डिफरेंस है वो किसके लिए है, वो सेंट्रल के लिए है, क्लियर ना। मतलब पाथ में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मतलब जो लाइट वेव देखो यहां से निकलेगी, कहां से, यहां से, जो यहां से निकली यहां पे गई, ऐसे गई, ठीक है, और जो यहां से निकली ऐसे गई, ये दोनों एक साथ कहां पहुंच रही हैं, सेंटर, मतलब स्क्रीन पहुंच रही है, सेंटर मत कहना कभी भी, कहां पहुंच रही है एक साथ, स्क्रीन पे एक साथ पहुंच रही है। देखो क्या इसके पाथ में और इसके पाथ में कोई अंतर दिखाई पड़ रहा है, कोई पाथ ज्यादा कोई पाथ कम है, ऐसा है ना, ये पाथ ज्यादा है ना ये पाथ ज्यादा है, दोनों पाथ बराबर है ना। तो पाथ में अंतर कहां हुआ, डिफरेंस कहां हुआ, तो दोनों वेव्स एक साथ पहुंचेंगी। मान लो यहां से निकले क्या कहते हैं, इंसा निकली, यहां से निकले इकरा, है ना, दोनों एक साथ पहुंच गए, एक ही टाइम में पहुंचे, कोई टाइम में डिफरेंस नहीं लगा, है ना। क्लियर, एसपीसी में आ गए। संजय पांडे क्लासेस में अपनी, ये है संजय पांडे क्लासेस का सेंटर ओ,
तो यहां पे दोनों जब मिले तो आपस में दोस्ती हुई, इंटरफेरेंस हो गया है कि नहीं। अब दोनों लोग वेट कर रहे हैं टीचर्स का अपने, है कि नहीं। तो यहां पे क्या हुआ, दोनों मिल गए, एक साथ मिले, एक फेज में मिले, है ना। फेज में भी डिफरेंस नहीं, तो यहां पे इंटेंसिटी क्या हो गई, मैक्सिमम हो गई, और यहां बन गया हमारा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। क्या बन गया यहां पे बेटा, सेंट्रल ब्राइट, है ना, गर्व से कहोगे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं, क्योंकि एक साथ पहुंचे ना, तो कोई डिफरेंस ही नहीं है ना। बोलो ठीक है ना। अच्छा, ये दोनों वेव जो यहां पहुंच रही है तो पाथ में डिफरेंस नहीं है, जीरो है पाथ में डिफरेंस, तो क्या बन गया, सेंट्रल। क्या इसके अगर यहां कहीं मिलती, मान लो यहां कहीं मिलती जस्ट बगल में, या ऊपर कहीं जस्ट बगल में मिलती, तब क्या पाथ में डिफरेंस होता, जरा सोचो जल्दी से। अगर ओ के इस साइड या इस साइड कहीं पर मिलती तो क्या पाथ में डिफरेंस होता, तो आप कहते यस सर बिल्कुल डेफिनेटली यहां पे पाथ में डिफरेंस होता, कोई शक नहीं इसमें, है ना। तो पाथ में डिफरेंस होता। अब वही पाथ डिफरेंस हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, जिससे कि वहां पे क्या बन रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है, और इंटरफेरेंस से क्या बन रहा है, ब्राइट या डार्क बनेगा, दो में से कोई एक बनेगा ना। तो वही पाथ डिफरेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो जो इसके जस्ट बगल वाला है वो पॉइंट को हम कहां दिखाएं, थोड़ा जूम करके दिखाएं भाई, एकदम लगे है यहीं पर हम दिखा देंगे तो आप कंफ्यूज रहेंगे हमेशा। जूम करके दिखाते, बड़ा करके, मैं वो पॉइंट को यहां दिखा रहा हूं, कहां पे, यहां पे पॉइंट पी पे। ये पॉइंट पी ओ के जस्ट बगल में ही है, ध्यान देना। तो जो यहां से वेव जाएगी, कहां से, S1 से P पे, और जो S2 से जाएगी कहां पे, P पे। थोड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं हम, फिर आपको समझाते हैं। देखो एक वेव यहां से निकली, ऐसे गई, ये वेव भी यहां मिली, यहां पे, ठीक है। ये दोनों वेव ये वहां मिली, कहां पे, P। क्या अब दोनों के पाथ में डिफरेंस है, अब दिखाई पड़ रहा, हाँ सर पाथ में डिफरेंस है। आप कहोगे S1P कम है और S2P ज्यादा है, बोलो है कि नहीं है। S1P क्या है, कम है ना। S2P क्या है, ज्यादा है। तो कितना पाथ में डिफरेंस है, कैसे निकालेंगे इस चीज को, जल्दी बताइए। ये पाथ डिफरेंस कैसे निकालेंगे, निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये पॉइंट P O से कितना दूर है, यही हमें पोजीशन निकालना होता है ना, यही है पोजीशन। तो यहां पर हम मान लेते हैं कोई ब्राइट बन रहा है या तो कोई डार्क बन रहा होगा, कोई ना कोई तो बनेगा ही बनेगा। तो ये यहां से कितना दूर है वही निकालना है। तो हम यहां अगर ब्राइट मान लेंगे तो हम इसको XN कह देते हैं, क्या कह देंगे, XN पहला है, लेकिन अभी हम फर्स्ट कह देते हैं, तो XN ना करके हम X1 कह लेते हैं, ठीक है, या X ही रहने दो, अभी X ही रहने दो, ठीक है, समझने के लिए भी X ही मान चलते हैं। तो हमें S1P और S2P में पाथ में डिफरेंस पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, यहां पे परपेंडिकुलर, ठीक है, इसको हमने कहा A। तो S2A ये इतना पाथ ज्यादा है किससे, S1P से, है कि नहीं। मतलब S2P और S1P का जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है, S2A। क्लियर भाई, S2P और S1P दोनों में कितना डिफरेंस है, S2A का, ये इतना ज्यादा है भाई। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो S1P और AP करीब करीब क्या होंगे, इक्वल होंगे क्योंकि ये P कहां पे है,
बिल्कुल जस्ट इसके बगल कहीं होगा, थोड़ी दूर पे है। क्लियर? तो ये हमारा एक तरह से आर्क की तरह बिहेव करेगा और ये रेडियस की तरह काम करेगा। अगर देखा जाए तो दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये हमारा जो है आर्क की तरह बिहेव करता है और ये S1P और AP रेडियस तरह, और जो ये एंगल होगा वेरी स्मॉल एंगल होगा, है कि नहीं? बोलो। अगर हम इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही क्या है, P बहुत ही क्लोज है O के, ठीक है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। तो S2A हमें कैलकुलेट करना है, ध्यान रखना। यहां पाथ डिफरेंस कितना होगा, तो आप लिख देंगे क्या, पाथ डिफरेंस हो जाएगा S2P माइनस S1P और ये हमारा हो जाएगा S2A। हम S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस स्मॉल d लेट कर लेते हैं और इसका जो सेंटर है वो पॉइंट हम C मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? C, ठीक है। और C को उससे हम एक परपेंडिकुलर अगर लाइन ड्रॉ करें ऐसे, तो कहाँ मिलती है, थोड़ा हम इसको सीधा दिखा देते हैं, टेढ़ा हो गया ना थोड़ा सा, थोड़ा टेढ़ा हो गया, ये O पर आके मिलेगा। कहाँ मिलेगा? O पे, यहां पे, ठीक है। कहां मिल रहा है? O पे। तो CO कितना होगा? जितना स्क्रीन का डिस्टेंस होगा, ठीक है। S1 और S2 के बीच का जो डिस्टेंस D है ना, ये बहुत ही स्मॉल है। क्या है? बहुत छोटा है। तो जो ये वाली वेव गई है हॉरिजॉन्टल से, ये मैं हॉरिजॉन्टल कह देता हूं ऐसे, और ये हॉरिजॉन्टल, अगर ये वेव हॉरिजॉन्टल से ये वाली वेव थीटा एंगल बनाती है, तो ये वाली वेव भी क्या एंगल बनाएगी? थीटा एंगल बनाएगी। क्लियर? ये बहुत पास पास है ना, बोलो, ये बहुत पास है और इसको जस्ट बगल में ही है, यहाँ पे कहीं पे थोड़ी दूर पे, ठीक है ना। ये तो हम जूम करके आपको दिखा रहे हैं तो आप बड़ा समझने के लिए। तो हमारे अजम्पशन में यही है कि ये पॉइंट P इसके बहुत ही करीब है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, और इनके बीच का जो गैपिंग होता है आप जानते हैं 2 mm होता ही है, YDSC पढ़ा ही है, उसी का शॉर्ट डायग्राम ले रहे हैं। तो ये जो वेव एंगल बना रही हॉरिजॉन्टल से थीटा, ये वाली वेव, तो ये भी करीब करीब कितना बनाएगी? थीटा। वैसे अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट पाएंगे मैथमेटिक्स के हिसाब से, बट हम फिजिक्स में अजम्पशन मान के चलेंगे क्या है, दोनों इक्वल है स्मॉल के लिए। अच्छा, ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। भाई ये परपेंडिकुलर है ना ये लाइन, बोलो, ये थीटा, तो ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा हमारा? ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा। बोलो, हो जाएगा ना? क्लियर है? नहीं क्लियर है? ये परपेंडिकुलर है किससे? इससे। यहां से ये वेव गई है, ये कितना एंगल है? थीटा, तो ये कितना होगा ना भाई? ये पूरा कितना है? ये पूरा 90 है ना ये, तो ये थीटा, तो ये कितना? तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा। भाई ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो 90 माइनस थीटा 90, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। क्लियर? तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करेंगे इन ट्रायंगल S1 S2A। यहां से साइन थीटा अगर निकालें तो साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर हमारा ये बनेगा, इस एंगल के सामने वाला ये साइड S2A अपॉन हाइपोटेनस S1 S2 बनेगा। बोलो सही है? तो साइन थीटा कितना होगा? बोलो साइन थीटा कितना होगा? S2A अपॉन S1 S2 कितना है? स्मॉल d। तो पाथ डिफरेंस हमें S2A निकालना था ना, तो S2 आएगा d साइन थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखो थीटा वेरी स्मॉल है तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा ले सकते हैं और अप्रोक्सीमेटली टेन थीटा भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? टेन थीटा। अच्छा, ये बहुत पास पास है S1 S2। अगर मैं कोई एक लाइन यहां से ड्रॉ करूं C से, इसके सेंटर से कहां तक? P के लिए। कहां तक? P के लिए।
तो अगर ये थीटा तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा, ये भी थीटा हो जाएगा। बोलो क्लियर। अगर यहां से थीटा बन रहा है हॉरिजॉन्टल से, यहां हॉरिजॉन्टल से ये थीटा बना रहा है, तो इनका जो बीच का डिवाइडर होगा मतलब वो भी कितना बनाएगा हॉरिजॉन्टल से, थीटा एंगल। तो इस ट्राइंगल से, किससे, PCO से, इस ट्राइंगल से ये 90 डिग्री है, तो हम यहां से tan थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें ये चाहिए ना पोजीशन। तो इन ट्राइंगल, अब यहां पे एक मिनट, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट ना बना करके, तो अभी फर्स्ट ही बनाने तो हटाओ। इन ट्राइंगल PCO थीटा tan थीटा निकाल लेते हैं। तो tan थीटा कितना हो जाएगा हमारा, परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी OP बाई CO। OP है कितना, x माने हैं, और ये कैपिटल D। तो tan थीटा हमारा कितना जाएगा, x बाई डी। बिकॉज थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा स्मॉल है, तो हम साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली क्या ले लेंगे, tan थीटा, मतलब थीटा बराबर tan थीटा, और tan थीटा कितना है, x बाई डी। इक्वेशन सेकेंड, ये वैल्यू उठा के यहां पुट कर देंगे, तो पाथ में डिफरेंस कितना आएगा, फर्स्ट एंड सेकेंड, S2A डी एक्स बाई कैपिटल डी, डी एक्स बाई कैपिटल डी, ये पाथ में डिफरेंस आएगा। इक्वेशन नंबर थर्ड नोट कर लीजिए यहां तक पहले। तो ये था पाथ डिफरेंस। अब हम यहां पे क्या लेट करेंगे, इफ P पर, कहां पे, P पर nth ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, तो उसकी पोजीशन हम क्या लेट कर लेंगे, xn, ये x को क्या मान लेंगे, xn। तो पाथ डिफरेंस यहां xn हो जाएगा। और जनरली ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस मैंने पढ़ा रखा है n लैम्डा। वो पाथ डिफरेंस और ये पाथ डिफरेंस अगर बराबर कर देंगे तो हमें पोजीशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो लिखो इसमें पैराग्राफ चेंज करके इसके नीचे से, इफ कैलकुलेशन हो गया, मेन कहानी तो नहीं थी। इफ nth ब्राइट फ्रिंज, nth ब्राइट फ्रिंज is obtained at point P, at point P, then x is equal to xn, लेट करेंगे हम यहां पे, x is equal to xn by equation थर्ड, पाथ डिफरेंस dxn by capital D, and we know that for nth bright fringe path difference is equal to n lambda। ये पढ़ा है, पाथ डिफरेंस इक्वल टू n लैम्डा। ये दोनों क्या करेंगे, हम इक्वल कर देंगे। इट इंप्लाइज दैट dxn अपॉन कैपिटल D इज इक्वल टू n लैम्डा। यहां से हमें xn कैलकुलेट करना है, तो n d लैम्डा बाई स्मॉल d, ठीक है ना, n d लैम्डा बाई स्मॉल d। ये आपका आ जाएगा इक्वेशन नंबर फोर्थ। यही पोजीशन हमें कैलकुलेट करनी थी, जो हमने हेडिंग आप लोग को डलवा रखा है ना, आपने हेडिंग डाल दिया है xn इज इक्वल टू n d लैम्डा बाई स्मॉल d। वेरी सिंपल है ना।
यहां जो n है 1 2 3 4 डॉट डॉट आगे तक है ना, वेयर n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, मतलब पहला ब्राइट अगर बात करेंगे तो n के प्लेस पे क्या रखेंगे 1, क्लियर। सेकेंड ब्राइट के लिए n की वैल्यू 2, थर्ड ब्राइट के लिए n की वैल्यू 3, फोर्थ ब्राइट के लिए n की वैल्यू 4, ऐसे रखते हुए चले जाएंगे और यही न्यूमेरिकल्स में पूछता भी है। आप जनरलाइज कर सकते हैं, आप मतलब जनरलाइज के नीचे जो है आप लिख सकते हो। मैं इसको इरेज करूं इस साइड, ठीक है। तो फॉर पैराग्राफ चेंज कर लिख लो, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज x1 कितना हो जाएगा हमारा d लैम्डा बाई स्मॉल d। फॉर सेकेंड ब्राइट फ्रिंज x2 इक्वल टू 2d लैम्डा बाई स्मॉल d। थर्ड ब्राइट फ्रिंज x3 इक्वल टू 3d लैम्डा बाई स्मॉल d डॉट 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 डॉट, ऐसे नोट कर लीजिए इसको। फर्स्ट सेकेंड थर्ड ब्राइट का पोजीशन हमने ऐसे एग्जांपल के फॉर्म में लिख दिया है, बट जनरलाइज इक्वेशन आपका ये है मेन, ठीक है ना, इसी से हमने वो कैलकुलेट कर रखा है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका इसके बारे में। आगे बढ़े, ठीक है। अब पॉइंट P पर हम क्या मानेंगे, वहां पर क्या बन रहा है, डार्क फ्रिंज बन रहा है। nth लिखिए, इफ पैराग्राफ चेंज करके nth डार्क फ्रिंज is obtained at point P ये नोट कर लीजिए आप लोग इस साइड, है ना। x इक्वल टू क्या लेंगे, दैट इज एक्शन डैश बाई क्वेश्चन थर्ड पाथ रेफरेंस, तब वहां पे x प्लेस पे ये रख देंगे एक्शन डैश डार्क के लिए, ये मिलेगा हमें यहाँ पे, दोनों को इक्वल कर देंगे तो डी एक्स एन डैश अपॉन कैपिटल डी इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे और एक्शन डैश हम निकाल लेंगे यहाँ से 2n माइनस 1 डी लैम्डा बाई 2 स्मॉल डी, ये मिलेगा। इक्वेशन नंबर कौन सा बनाएंगे इसे, फोर्थ फिफ्थ। यहां भी n की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो अब इसी प्रकार से अगर फर्स्ट डार्क की बात करेंगे तो n के प्लेस पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, है ना। ये जनरलाइज फार्मूला है फॉर फर्स्ट डार्क फ्रिंज, तो x1 डैश निकालेंगे तो कितना होगा, 1 2 1 जा 1 1 2, है ना, 2 1 जा 2 माइनस 1 बचेगा, यानी डी लैम्डा बाई 2d आ जाएगा, है ना। फॉर सेकेंड डार्क कितना होगा, x2 डैश तो 2 2 जा 4 माइनस 1 कितना होगा 3d लैम्डा बाई
2d। फॉर थर्ड डार्क x3 डैश कितना होगा, 3 2 6 -1 5d लैम्डा बाई 2d डॉट 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 डॉट। ऐसे आगे आप लोग निकाल सकते हो, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, तो अब हेडिंग डाल देंगे कि आप लोग, विड्थ ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, ठीक है। विड्थ ऑफ ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस, फटाफट जल्दी से इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेते हैं। विड्थ इसका, ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस का क्या निकालेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे, विड्थ, है ना। देखो, विड्थ निकालने के लिए हमने आपको पढ़ाया था कि यहाँ पे अल्टरनेट ब्राइट रहेगा, है ना, इस तरह से ब्राइट, फिर डार्क, इस तरह से ब्राइट डार्क, है कि नहीं, बोलो ऐसे मिलता है ना। ठीक है, ऐसे ऐसे हमें बैंड से मिलता है इंटरफेरेंस पैटर्न में, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हम बीच मान लेते हैं कितने हैं, 2 4, 2, एक ठोर बना लेते हैं। ये मान लो कि 1 2 3 4, 2 3 4, जो ये वाला है ये ब्राइट है आपका, ये क्या है, ब्राइट, और ये है डार्क, ठीक है, ये क्या है, डार्क, फिर क्या है, ब्राइट है, हाँ ठीक है, ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट, ब्राइट इधर क्या है, डार्क ब्राइट डार्क फिर ब्राइट, इस तरह से हमने एक मान लिया। तो ये बिल्कुल बीच में है, तो इसे हम लोग सेंटर पे कह सकते हैं O, क्लियर। इन बैंड्स का या फ्रिंजेस का विड्थ बताना है, क्या बताना है, विड्थ। ये क्या है आपका, डार्क है, फर्स्ट डार्क इधर है, इधर फर्स्ट ब्राइट है, इधर सेकेंड डार्क है, सेकेंड ब्राइट है, इस साइड भी क्या होगा आपका, फर्स्ट डार्क होगा, फर्स्ट ब्राइट होगा, फिर सेकेंड डार्क होगा, फिर सेकेंड ब्राइट होगा, ऐसे हमारा पैटर्न बनता है। तो ये क्या है आपका, सेंट्रल है, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका विड्थ निकालना है। तो इससे ध्यान दो, हमें किसका विड्थ निकालना है, मान लो ब्राइट का निकालना है, किसका, फर्स्ट वाले का, किसका निकालना है, फर्स्ट का। तो कैसे निकालेंगे फर्स्ट वाले का ब्राइट का विड्थ, बोलो। हम ये पोजीशन और ये देखा, ध्यान दो, इस पोजीशन में ये कितना है आपका, x2 डैश हो जाएगा, बोलो हो जाएगा, और ये क्या होगा आपका x1 डैश, किसी एक साइड चलते हैं। अगर x2 डैश से x1 डैश को माइनस कर दे तो हमें ये मिल जाएगा, ये विड्थ मिल जाएगा, बोलो सही है कि नहीं। इसमें से इसको माइनस कर दे तो किसका विड्थ मिल जाएगा, पहले डार्क का मिल जाएगा, है कि नहीं। तो विड्थ ऑफ फर्स्ट ब्राइट, पहले ब्राइट का निकालेंगे, तो ये हो जाएगा पोजीशन ऑफ सेकेंड डार्क, पोजीशन ऑफ सेकेंड डार्क माइनस पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क। तो सेकेंड डार्क का कितना पोजीशन लिख पढ़ा है आप लोग को, 3d लैम्डा बाई 2d माइनस डी लैम्डा बाई 2d, 2d एलसीएम लेंगे, 3d में से 1 गया, 2d लैम्डा बाई d, 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा, d लैम्डा बाई स्मॉल d आया। ये देखो
इसमें नंबर ऑफ फ्रिंजेस गायब हो गया, एन गायब हो गया ना। इसका मतलब कि विड्थ जो है नंबर पे डिपेंड नहीं है, और इस विड्थ को हम बता देंगे बीटा कह देंगे। क्या कह देंगे? बीटा। और बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। इसका मतलब चाहे पहला ब्राइट हो, दूसरा ब्राइट हो, थर्ड ब्राइट हो, कोई भी ब्राइट हो, कोई भी ब्राइट हो, सबकी विड्थ इतनी होगी। क्लियर? ऐसे ही हम डार्क निकाल सकते हैं, बोलो। तो विड्थ ऑफ डार्क, विड्थ ऑफ फर्स्ट डार्क, अगर फर्स्ट डार्क निकालेंगे तो क्या करेंगे? पोजीशन ऑफ सेकंड ब्राइट लेंगे। क्या लेंगे? पोजीशन ऑफ सेकंड ब्राइट माइनस पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट, पोजीशन ऑफ फर्स्ट ब्राइट। क्लियर? सेकंड ब्राइट का पोजीशन क्या था? 2d लैम्डा बाई स्मॉल डी, फर्स्ट का d लैम्डा बाई स्मॉल डी, माइनस करेंगे d लैम्डा बाई स्मॉल डी। बोलो आया कि नहीं आया? इसमें भी नंबर नहीं है, एन है कहीं पे? 1 2 3 कहीं दिखाई पड़ रहा है? मतलब विड्थ जो है डार्क का भी नंबर पे डिपेंड नहीं करता। तो इससे हम लोग कह देंगे बीटा डैश डार्क के लिए, मतलब सभी डार्क फ्रिंज का जो विड्थ होता है वो सेम होता है। जितने भी डार्क हैं सबका विड्थ क्या होता है? सेम होता है। और वो कितना होगा? डी लैम्डा बाई डी। अब दोनों में हमने ऑब्जर्व किया दोनों का सेम है, इसका मतलब जितने भी ब्राइट डार्क बन रहे हैं सबकी विड्थ सेम है। तो एक जनरलाइज कर लेंगे, विड्थ ऑफ, इसके जस्ट बाद nth ब्राइट और डार्क फ्रिंज विल बी, क्या होगा? बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। सिर्फ बीटा यूज करेंगे और डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। ठीक है? क्या सेंट्रल का हम कैलकुलेट कर सकते हैं? सेंट्रल वाले का x1 डैश प्लस x1 डैश। क्लियर? यहां से ये पोजीशन है कि नहीं, और ये पोजीशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो किसका है? x1 डैश यानी डी लैम्डा बाई 2d और प्लस डी इतना ही, और तो 2d लैम्डा बाई 2d, 2 2 कैंसिल, वही आ जाएगा। तो मतलब सेंट्रल का भी यही आएगा। ठीक है ना? अगर सेंट्रल का भी कैलकुलेट करेंगे विड्थ तो भी इतना ही आएगा। इसका मतलब विड्थ सेम है, विड्थ सेम है, तो हम ये कह सकते हैं जितनी भी इंटेंसिटी है वो सबकी इक्वल होगी, है ना? इंटेंसिटी भी क्या होगी? इक्वल। ये हमें आइडिया लग रहा है, पता चल रहा है ऐसे ही। और ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं इंटेंसिटी कैसे इक्वल होगी जितने भी ब्राइट हैं। तो इस साइड हम इरेज कर दें, ये वाला बना लिए हैं आप सब, नोट कर लिए हो? ठीक है। तो पैराग्राफ चेंज करके हेडिंग डाल देना, नई हेडिंग, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, छोटी सी इसी में हेडिंग रहेगी, कोई अलग से हेडिंग नहीं है, मतलब इसी का पार्ट है, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो इसका कर्व में ग्राफ कैसा मिलेगा हमें वो दिखा रहे हैं आपको। तो सबकी इंटेंसिटी ब्राइट की सेम होगी। तो ये हमने लिया इधर दो डायरेक्शन, यहाँ पे सेंट्रल आपका बन रहा है O, यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, इसकी इंटेंसिटी इतनी है कुछ ऐसी। तो ठीक वैसे ही इसकी भी इंटेंसिटी होगी ऐसे ही। ठीक है, 1 2 3। ठीक, तो यहां आपका फर्स्ट डार्क D1, इधर फर्स्ट डार्क, फिर यह क्या हो गया आपका फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड डार्क, फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड डार्क, फिर सेकेंड ब्राइट, सेकेंड ब्राइट, थर्ड डार्क। थोड़ा आप लोग बड़ा अच्छे से बनाइएगा, ठीक है डायग्राम। फिर डार्क D3, इधर भी डार्क D3, ब्राइट B3, ब्राइट B3, ऐसे ही। यह है इंटेंसिटी।
इंटेंसिटी, ठीक है ना। तो सबकी इंटेंसिटी सेम है। ये आपका ब्राइट है, क्या है ये, ब्राइट, फर्स्ट ब्राइट है B1, आप B2 यहाँ दिखा सकते हो, B3 ऐसे दिखा सकते हो, इधर भी B1 B2 B3। ये आपका सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, क्या है ये, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। तो ये है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इस बात को आप प्रूफ भी कर सकते हो, कैसे, आपने I इक्वल टू पढ़ा है क्या, के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, है ना। तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, A1 प्लस A2 जुड़ जाएगा, बोलो होगा। ये फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए है, किसके लिए है, मैक्सिमम इंटेंसिटी, है कि नहीं। अगर A1 बराबर A2 बराबर A हम लेट कर ले, लेट, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, के A प्लस A, यानी 2A यानी 4K A स्क्वायर हो जाएगा, ये I मैक्सिमम हो जाएगा। अब I मिनिमम अगर चेक करना चाहेंगे तो K A1 माइनस A2 यानी A माइनस A का होल स्क्वायर बराबर 0, मतलब वहां पे क्या होगा, डार्क होगा, क्लियर ना। तो यहां पे देखो इंटेंसिटी बिल्कुल 0 हो गई, इंटेंसिटी घट के क्या हो गई, 0। ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव मान लेंगे और ये एक्सिस का नेगेटिव दिखा सकते हैं। ये वाई में क्या है, हमने इंटेंसिटी लिया है। तो इंटेंसिटी क्या होती है, मिनिमम 0 होती है, तो डार्क होगा, बिल्कुल इंटेंसिटी हो घट गया 0। इंटेंसिटी मैक्सिमम हुई तो क्या हुआ, देखो ब्राइट हो गया, पीक बन गया, इंटेंसिटी बढ़ गई, क्लियर ना। तो यही है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में एम्पलीट्यूड रेशियो निकालने के लिए आता है, तो A1 इसका बाई A2 है ना, को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड रेशियो। और ये कितना होता है, R इक्वल टू A1 बाई A2 ये होता है ना। अगर इसको हम स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ पे स्क्वायर के फॉर्म में ऐसे, तो ये बराबर I1 बाई I2 हो जाता है, ठीक है, ऐसे। और ये बराबर स्लिट का विड्थ, किसका विड्थ, हाँ स्लिट विड्थ का रेशियो के बराबर होता है। नोट करके लिख लेना इसको, नोट, एम्पलीट्यूड रेशियो, एम्पलीट्यूड रेशियो इंटेंसिटी के रेशियो के बराबर होता है, A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर बराबर होता है, बराबर स्लिट विड्थ के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। कभी कभी इस पर सवाल दे देता है, इंटेंसिटी दिया है, आपसे एम्पलीट्यूड रेशियो पूछ लेगा, तो I1 बाई I2 करके निकाल लेंगे, आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है ये इंटरफेरेंस। तो अक्सर क्वेश्चन इसी बनता है, हमारा क्वेश्चन जो भी है किस पे बनता है, क्वेश्चंस किस बनेगा, स्लिट विड्थ पे पोजीशन निकालने पर, मेनली इसी पर पूछता है न्यूमेरिकल्स, ठीक है ना। बुक्स में अभी दिया चीजें इसमें दिया हुआ है जो कि आपके जेईई मेंस से ताल्लुक रखता है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा करके है, तो हम सब नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हमें एनसीईआरटी को फॉलो करना है, ठीक है। और जो एनसीईआरटी में पैटर्न चेंज हो गया है वही पैटर्न नीट में भी आने वाला है, ठीक। इसका मतलब कि जो एनसीईआरटी में पैटर्न है प्रेजेंट टाइम में, वही नीट के एग्जाम में भी इन फ्यूचर में पूछेगा, ठीक है ना। क्योंकि नीट को ही फॉलो करता है ना, सॉरी एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है नीट का एग्जाम, ठीक है। जितना एनसीईआरटी में रहता है उसी से रिलेटेड फिजिक्स का क्वेश्चंस बनते हैं, क्लियर। तो बाकी जेईई मेंस वालों को थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है और डीप जा करके, तो पहले आप लोग एनसीईआरटी को फॉलो करिए जिससे कि आपका बेस स्ट्रांग हो सके, ठीक है ना। और बोर्ड एग्जाम के लिए सफिशिएंट है इंटरफेरेंस में इतना। तो इंटरफेरेंस का टॉपिक हमारी तरफ से यहाँ पे समाप्त होता है, इस पे जाके क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए न्यूमेरिकल्स, और हम तो कराएंगे न्यूमेरिकल्स। इंटरफेरेंस खत्म हुआ है और नेक्स्ट क्लास में हम डिफ्रैक्शन पे बात करेंगे, वो भी इंटरफेरेंस जैसा है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए लेक्चर के साथ, तब तक पढ़िए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।